अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेरी गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आपको। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहजेब अहमद। इस नई सुबह और नए जुमे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इस दुआ के साथ कि रब ताला आपकी जिंदगियों में रहमतों की बारिश फरमाए, अपने हबीब के सदके, उनकी आल के सदके और गौस पाक के सदके। इस प्रोग्राम में करते हैं आपको खुशामदीद, इसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग शाहजेब, लेकिन कितनी अफसुर्दा करने वाली खबर से स्टार्ट ले रहे हैं। नहीं, आप कुछ शायकीन क्रिकेट खुश भी हैं और अफसरदा इसलिए हैं कि जो वनडे सीरीज है अब वो मुलतवी हो गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि हमने जो हमारे 3 मैचेस थे उसमें क्लीन स्वीप किया है वेस्ट इंडीज के साथ, जो हमारे 3 T20 मैचेस थे, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मेहमान टीम ने 208 रन का बड़ा टारगेट दिया, लेकिन कौमी टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान जो है वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए और मैन ऑफ द सीरीज भी करार पाए हैं। लेकिन अब जो जैसे कि माया जिक्र कर रही हैं कि जो वनडे सीरीज हैं उन्हें मुलतवी कर दिया गया है, और उसकी वजूहात ये है कि कोविड के कुछ केसेस सामने आए थे जिसकी वजह से मुलतवी करना पड़ी, और वो बहुत जरूरी था कि ताकि उसको बढ़ ना सके और किसी प्लेयर को और नुकसान ना पहुंच सके, और ये जून तक का जो है वो पोस्टपोन किए गए। अब 2022 तक बात जाएगी इसकी। लेकिन इसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि 3 वनडे मैचेस की सीरीज 18 दिसंबर से कराची में शुरू होना थी, जो कि अब मुलतवी कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ हम आगे चलकर तफसीली बात करेंगे कि क्या खिलाड़ियों में कोरोना आया कहां से है, क्या वजूहात थी, क्योंकि वो बायोसिक्योर बबल में भी थे, तो इन वजूहात पर बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन अब आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि OIC से मुतालिक इजलास आज होगा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की सदारत में, जिसमें कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। और सुना है मैंने साथ साथ, क्योंकि इसमें अहम फैसले होने हैं और हाईली कॉन्फिडेंशियल है ये, तो मोबाइल नेटवर्क भी जो है वो इस्लामाबाद और आसपास में बंद रहेगा। बिल्कुल, इसका पहले फैसला किया गया था, लेकिन बाद में वजीर दाखिला शेख रशीद ने इसकी तरदीद कर दी थी, और अब आज इसका फैसला होगा इजलास में, जिसकी वजीर आजम पाकिस्तान सदारत कर रहे हैं कि मोबाइल फोन सर्विस बंद करनी है या नहीं करनी है। तो आज इस फैसला ये सामने आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को OIC इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग भी देंगे, और कुछ अपना हक हासिल करने के लिए गवादर में तहरीक चल रही थी। गवादर को हक दो तहरीक का जो मुआहिदा है हुकूमत के साथ वो अब तय पा गया है। उनके तमाम मुतालबात जो हैं वो तस्लीम भी कर लिए गए हैं। शुक्र है। वफाकी वजीर असद उमर और जुबैदा जलाल ने धरना कायदीन से मुज़ाकरात भी किए, तो ये बहुत ही काफ़ी दिनों से हम इस पर कवर भी कर रहे थे शाहजेब, और ऑब्वियसली प्रोग्राम में आगे चल के भी आपको मज़ीद अपडेट्स देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब ये जो एहसास है ये बढ़ रहा है आगे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। शाहजेब बिल्कुल, अब गिलगित बल्तिस्तान में भी इलाज मुफ्त हो सकेगा, तो बहुत अच्छी खबर है उन सब के लिए। और हम देख रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पहुंचे भी थे, और वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया था, उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने स्कर्दू एयरपोर्ट और जगलोट स्कर्दू रोड का भी इफ्तिताह किया, और साथ साथ ये कहा है वज़ीर आज़म ने कि $70 अरब का सालाना जो पैसे हैं ये कमाए जा सकते हैं टूरिज्म के जरिए। और ये टूरिज्म पर वाकई में हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, और जितना पाकिस्तान में लोग आएंगे उनको पता चलेगा कि हम कितना फायदा हमें हो सकता है टूरिज्म के हवाले से। बहुत खूबसूरत है, अपना दिल कर रहा है कि अब वहां पर दोबारा विजिट किया जा सके, लेकिन अभी सर्दी बहुत ज्यादा है। हाँ, सर्दी भी बहुत ज्यादा है, और अब दिवालिया भी निकल रहा है, महंगाई के ऊपर दिवालिया निकलता चला जा रहा है। मतलब मुझे मेरा नाम माया खान से कहीं महंगाई खान ना हो जाए। लेकिन ये सवाल है कि क्या वाकई दिवालिया हुआ है या नहीं हुआ है। जो साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी हैं, उन्होंने इसकी वजाहत कर दी है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मेरी तकरीर को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, और जो मेरी एक 1.5 घंटे की तकरीर थी उसे सिर्फ 3 मिनट पर मुश्तमिल तकरीर जो है वो दिखाई गई है। और उन्होंने साथ साथ इस बात की तरदीद की है कि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा था, और ये उन्होंने साफ बताया कि मौजूदा करंट अकाउंट और माली खसारे के मामला दिवालिया जैसी तशवीशनाक सूरत हाल जाहिर कर रहे हैं। तो ये उन्होंने वजाहत अब कर दी है। बिल्कुल, ताकि आपको अलार्म ना आप एकदम से हो जाए, पहले से आपको वार्न कर दिया जा रहा है कि हालात उस तरफ बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और लगता है कि असर जो है वो आइंदा अब इलेक्शन पर भी होगा। शायद मुझे लग रहा है बिल्कुल, जो आम इंतखाबात आने वाले हैं उसकी जो मशकें हैं उसका जो इस वक्त बताया जा रहा है, जिसमें 424 अरब रुपए की लागत से 133 मिलियन मुल्की वोटर्स और 10 मिलियन गैर मुल्की वोटर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग के इंतजामात होंगे। तो एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है
और हम देख रहे हैं कि उसमें कमी करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो इलेक्शन है वो इतने महंगे कराए जाएंगे जो कि बहुत अब करीब आने वाले हैं। वाकई किफायत शहरी मुहिम करेंगे, पैसे बचाओ या अपनी फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की बात करेंगे, या हम इस तरह की खबर होगी। लेकिन देखें आगे क्या होता है इस हवाले से। और अब दयारे गैर में बहादुरी की मिसाल और अपना बेहतरीन किरदार अदा करने वाले 2 न्यूजीलैंड के मकामी पाकिस्तानियों ने जो किरदार अदा किया था, मैं खैर तहसीन और सलाम पेश करती हूँ। इनमें से एक अरब ताला को प्यारे हो गए और शहादत पाई और दूसरे जख्मी हुए। हम दोनों की बात करेंगे। न्यूजीलैंड में नईम रशीद साहब जिनका इंतकाल हुआ, इस हवाले से शाहजेब कैसा कितना इमोशनल मोमेंट था वो बीइंग अ मुस्लिम। बिल्कुल, और वाकई जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं, बहादुरी की आला मिसाल उन्होंने कायम की और बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश भी की, जिसमें वो शहीद भी हुए। इसके साथ साथ ये बताना ज़रूरी है कि क्राइस्ट चर्च में मार्च 2019 में मस्जिद पर हमले में शहीद होने वाले नईम रशीद और जिंदा बच जाने वाले अब्दुल अजीज को न्यूजीलैंड क्रॉस के अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये बहुत बड़ा एजाज है उनके लिए भी और हम सब के लिए भी, जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी की मिसाल कायम की है। इसके साथ साथ अब हम फख्र पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं और आपको ये बताते हैं कि आसिफ हजारा ने युगांडा के बॉक्सर को शिकस्त दी और ABF टाइटल अपने नाम कर लिया है। बड़ी कामयाबी समेट ली है। जबरदस्त। और साथ साथ जो हैं उनके साथ उस्मान भी हैं जिनका ताल्लुक गिलगित से है। उन्होंने एक और जो है वो टाइटल अपने नाम करा लिया है। देखा जा रहा है, अगर शाहजेब मैं गलत नहीं हूं तो दोनों का ताल्लुक हजारा गिलगित बल्तिस्तान, मतलब मजबूत लोग हैं, मतलब पहाड़ी लोग, जानदार। और बॉक्सिंग में हम एक दफ़ा फिर नाम बना रहे हैं, मुख्तलिफ कामयाबियां समेट रहे हैं, मुख्तलिफ नाम जो है वो जो टाइटल्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी। फ़ख्र पाकिस्तान का जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। और अब आपको ये बताते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेटों से शिकस्त हुई थी किसी को। तो जो भारतीय सूरमा हैं वो अभी तक इन्हीं बातों में उलझे में और कुछ इख्तलाफात आपस में शुरू हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि वो 152 जो था ना, वो उनके जहन पर सवार हो गया। ना जहन में उनके नक्श हो गया, टैटू हो गया 152 नंबर। भाई विराट कोहली से ऐसी क्या दुश्मनी? ठीक है, विराट कोहली अगर एग्रेसिव हो रहे हैं, उन्होंने कोई बयान दिया है ना सिलेक्ट होने पर, लेकिन देन अगेन शाहजेब ऐसी कौन सी उनको बुरी लग गई? खेल में तो ऐसा ही होता है। तो लगेगा ना जब 10 विकेटों से हार जाएंगे। इसी वजह से विराट कोहली को कप्तानी से हटा दिया गया, वनडे की कप्तानी से, और उनकी जगह कमान संभाली है रोहित शर्मा ने। उनको टीम इंडिया का कप्तान बना दिया गया है। तो विराट कोहली ने कुछ साथ साथ शिकायत भी की हैं और ये कहा है कि दौरा जनूबी अफ्रीका की टीम सिलेक्शन के लिए दस्तयाब था और मीटिंग से 1.5 घंटे कबल सिलेक्टर्स ने राब्ता किया, टेस्ट सिलेक्शन पर बात की और बताया कि वनडे में कप्तान नहीं हूं। और उन्होंने बहुत सारी बातें वो बोल रहे हैं कि हमें पता है और मुझे मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन देन अगेन देखिए उनका गुस्सा भी जाए। ऐसे कितना सीनियर क्रिकेटर है, उसका तो कसूर नहीं है ना। इट हैपेंस। गेम में 152 हो गया तो क्या हो गया? बस ये कि हमने जो बदतरीन शिकस्त दी थी ना, उसके बाद वो अभी तक हिले में और अभी तक वो जो है ना वो अपनी फॉर्म में नहीं आ पा रहे। अभी तक बड़े परेशान हैं, बड़ी टेंशन में। हाँ, फॉर्म की बात करूं तो कभी आपने सुना है शाहजेब के सियासत से रिलेटेड, अगर मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूं कि कभी हमारे आसपास ऐसा हुआ, सियासत से रिलेटेड इश्यूज बॉक्सिंग रिंग में हो रहे हैं फैसले उसके। बिल्कुल, जो इख्तलाफात हैं वो बॉक्सिंग रिंग में दूर किए जा रहे हैं ब्राजील में। और वहां ये देखा गया कि वहां 2 सियासतदानों को लड़ाया गया और जो जीता वो जाहिर है अपने पॉइंट में जीत गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी सोच रहा था, माया क्या ये पाकिस्तान में हो सकता है? देखो एक बात पता है मुझे कि इस वाले फैसले में ये हुआ कि जीतने वाली जो पार्टी थी, उन्होंने अपने जो कंपेटिटर थे उनसे हाथ भी मिलाया और ये बहुत अच्छी दोस्ती हो गया। लेकिन अगर ये चीज ऐसे आपने सवाल के पाकिस्तान में होता तो क्या वो फैसला होने के बाद हाथ मिलाएंगे, दोस्ती होगी? ये तो अल्लाह को ही पता। दूर की बात है, मुझे लगता है एक दूसरे को बहुत शदीद जख्मी भी कर सकते हैं और अपने इख्तलाफात निकालने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि नासा ने यह दावा किया है कि वो सूरज की फजा के बहुत करीब पहुंच गए और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। और ये कभी हमने सोचा ही नहीं था कि सूरज को देखना इतना इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिनात में से एक है। और यहाँ पर नासा के इस खलाई जहाज ने पहली बार सूरज को छू लिया। इसकी सूरज की जो कोरोना नामी फिजा है इसमें दाखिल हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी खबर है हिस्ट्री को लेकर। कई महीनों तक वो इस पर रिसर्च करते रहे कि आया ये सूरज की पहली लेयर है या नहीं, या वो जोन है या नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसकी तस्दीक करने में मजीद कई और मंथ लगा दी और अब जाके ये न्यूज़ बाहर आ चुकी है कि खलाई जहाज ने पहली बार सूरज को छू लिया है। सूरज की छू लिया है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर देते हैं यहीं से और आपको ये बताते हैं सबसे पहले
बात करते हैं गैलप सर्वे की, और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव भी हम देख रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ जो माली खसारा है वो भी बढ़ने की खबरें आ रही हैं। तो क्या पाकिस्तानी जो हैं वो इससे मुतमईन हैं? वो क्या समझते हैं कि आगे जाके माया महंगाई मजीद बढ़ने वाली है, प्रॉब्लम्स मजीद ख़राब होने वाली हैं? मतलब जो अभी तक हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो क्या ऐसे ही चलती रहेंगी? इस पर एक सर्वे किया गया है इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, सर्वे का पता चलेगा, सर्वे से भी मालूम होगा कहाँ पे किस तरह के कौन चैलेंजेस हैं और सर्वे में क्या चीज सामने आई है। लेकिन एक चीज मैं एज अ आम आदमी ना, मैं समझती हूँ कि बहुत अनसर्टिनिटी है, कुछ पता नहीं है कब उठेंगे, कौन सी सुबह में किसकी कीमत बढ़ी हुई होगी और कब उठेंगे कौन सी सुबह में किसकी कीमत जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई होगी, क्योंकि बढ़ी ही रही है हर चीज की कीमत। कम होते हुए अगर नजर आती है तो वो उस उम्मीद पर नहीं आती, क्योंकि लोगों के अखराज जो है बिल्कुल। और इसके साथ से साथ बाहर ये भी बता दें कि 44% पाकिस्तानियों को ये लगता है इस सर्वे के मुताबिक कि जो पाकिस्तान में मौजूदा माशी हालात हैं वो मजीद ख़राब होने जा रहे हैं अगले 6 माह में। इसी गैलप सर्वे पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है शो में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब ने। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए शो में। सबसे पहले मैं तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये सर्वे के एदाद-ओ-शुमार क्या बता रहे हैं और पाकिस्तानियों का क्या कहना है? वो क्या समझते हैं कि अब वाकई महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं अगले 6 माह में? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि जब हम आम पाकिस्तानी से ये सवाल पूछते हैं कि आजकल उनके माशी हालात कैसे हैं, आने वाला वक्त उनके ख्याल से कैसा होगा, तो अनफॉर्चुनेटली एक बहुत नाउमीदी की कैफियत पाई जाती है। ऑलमोस्ट एक मेजॉरिटी का ये ख्याल है कि आजकल भी हालात बहुत ख़राब हैं और आने वाला वक्त जो है उसमें भी उनके माशी हालात और मुल्क के माशी हालात में बतदरीज कमी और एक तरह की ज़बू हाली नज़र आती है। उसमें एक जो फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि आम पाकिस्तानी को इफ़ेक्ट करता है, वो महंगाई है। और ये हुकूमत अभी तक महंगाई का जो एक जिन है जो बोतल से निकल आया है, पिछले 3 साल से निकला हुआ है, उसको क्योंकि काबू नहीं पा रही, करने में कामयाब हो रही, तो उस वजह से लोगों को नज़र आता है कि तनख्वाह तो उतनी ही है, आमदन तो उतनी ही है, मगर महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो उनकी जेब में यानी कोई चीज़ ना बचती है, या बहुत से लोगों को हम जब सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आजकल तो मांगे तांगे से अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है जो लोग हमसे शेयर करते हैं सर्वेज में। अच्छा, अब बिलाल साहब, आपने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, महंगाई का जिन। वाकई में ये तो महंगाई का जिन है जो जिससे सभी घबरा रहे हैं और खौफ ज़दा भी हैं। एक सवाल करना चाहूँगी, किस तबके से और किस उम्र के अफराद की राय को सर्वे में शामिल किया गया और उनको हिस्सा बनाया गया? तो बेसिकली सैम्पल साइज़ क्या था सर्वे का, अगर मैं इसको इस तरह पूछना चाहूँ? जी बिल्कुल। जो गैलप का सर्वे और दीगर सर्वे मुल्क में होते हैं, उनमें तकरीबन 1500 से 2000 अफराद की राय ली जाती है जो कि शुमारियाती तौर पर मुंतखब किए जाते हैं। इनमें हर नुक्ता फ़िक्र के, हर एज ग्रुप के, देही इलाकों और शहरी इलाकों में रहने वाले, अमीर और गरीब, इन सब का एक तनासुब जो सेंसस पाकिस्तान का होता है उसमें जिस तनासुब में ये लोग होते हैं, तो हम सैंपल में भी उसी तनासुब में उन लोगों को ले लेते हैं और इस सैंपल में भी इसी तरह से उन लोगों को चुना गया था। अच्छा, तो इसमें शहर और टाउन, स्मॉल टाउन सब शामिल होते हैं जिनका तादाद 1500 से 2000 के बीच में होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और तकरीबन ये पाकिस्तान में तकरीबन 100 अजला से ज़्यादा में सर्वे मुनक्किद किया गया था। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा बिलाल गिलानी साहब कि आप ऐसे सर्वेस कराते रहते हैं महंगाई पर और मुख्तलिफ इश्यूज़ पर। अगर सिर्फ महंगाई की बात करें या माशी हालात की बात करें पाकिस्तान के, तो आपने मेरे ख्याल में गुज़िश्ता बरस भी ऐसे कुछ सर्विस कराए होंगे, और अगर उनका मुवाजना किया जा सके तो आपको क्या लगता है कि जो माशी हालात हैं पाकिस्तान के वो मज़ीद ख़राब हुए हैं सर्विस के मुताबिक या उनमें बेहतरी आई है? बिल्कुल। इसमें अगर हम कुछ हम एक और भी तज्जिया करते रहते हैं, कुछ लोगों की राय भी इसमें जब जमा करते हैं, बिजनेसेस की राय भी इसमें हम लेते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान में एक तरह के 2 तबकात जन्म ले रहे हैं। एक वो तबका है जो पिछले 2 साल में जिसकी आमदन में इजाफा भी हुआ है,
तो ऐसे लोग जिनकी आमदन जो है वो रेमिटेंसेस के ऊपर या बाहर से अर्निंग यानी एक्सपोर्ट से रिलेटेड थी, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी वजह तकरीबन 20% रुपए की कदर में कमी हो गई है। तो ऐसे अफराद जो एक्सपोर्ट्स या रेमिटेंस पे गुजारा कर रहे थे, उनको तो बैठे बिठाए 20% उनकी इनकम में इजाफा हो गया। दूसरी तरफ लेकिन बिलाल साहब उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम ये सवाल पूछते हैं तो तकरीबन 8% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि उनका जो घर का चूल्हा है वो किसी बाहर से भेजे गए पैसे पे चलता है, तो 8% है। मगर ये क्योंकि इनके पास आमदन ज़्यादा है, तो आपको इसीलिए जो गवर्नमेंट जब आदाद शुमार शेयर करती है कि गाड़ियों में बिकने में बहुत इजाफा हो गया या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सेल्स में इजाफा हो गया, तो इसलिए आपको वो जो पैसा बाहर से आ रहा है उसकी वजह से एक कुछ अरसे के लिए एक तरह की गहमा गहमी नजर आती है इंडस्ट्री में। अगर उसके नीचे जो कारोबारी तबका है, खासतौर पे जो छोटा कारोबारी है, वो इस पिछले 2 साल के अरसे में काफी ज्यादा पिस गया है। और क्योंकि एक तरफ आदादो शुमार अच्छे हैं, दूसरी तरफ आदादो शुमार बहुत ही ख़राब हैं, तो एक तरह के 2 तबकात ने जन्म लिया है। एक हैव नॉट्स हैं जो कि आम पाकिस्तानी छोटा तबका है, और कुछ हैव्स हैं इस सारे इकोनॉमिक सिस्टम के जिनकी में इजाफा हो रहा है। तो इस पे काफ़ी गौर करने की ज़रूरत है। सेशन था ये। ठीक है बिलाल गिलानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से हमें बताया कि जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक, गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी हालात अगले 6 माह में कुछ ख़राब होंगे। पाकिस्तानियों का ये कहना है, जिसमें तकरीबन जो सैम्पल साइज रखा गया था वो 1500 से 2000 लोगों का था। बिलाल गिलानी साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब जो दुल्हन है वो निकली बाइक पर, और सिर्फ बाइक पर नहीं निकली, वो बाइक पर बारात लेकर चली गई अपने दूल्हा के मंडप में। हिंदुस्तान में ये क्या वाकया हुआ भाई? बिल्कुल, उन्होंने स्कूटी का इस्तेमाल किया बजाय इसके कि दुल्हा जो है वो ड्राइव करके दुल्हन को लेके जाता। यहाँ पर हमने देखा कि उल्टा हिसाब था कि जो दुल्हन थी वो अपनी स्कूटी पर दुल्हा को लेकर बारात लेकर अपने साथ गई। तो ये अच्छा आइडिया है। फिरोजाबाद के एक गाँव में काजल नामी दुल्हन स्कूटी पर अपनी ही बारात लेकर शादी के मकाम पर पहुंच गई, और लोगों ने वहां पर देखा, और ये तस्वीरें और ये जो वीडियो है इनकी बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं। और शादी की बात कर रहे हैं शाहजेब, तो बेरोजगारी के हवाले से शादी पर क्या असर पड़ता है? मैं बहुत अफसोस के साथ और बहुत इमोशंस के साथ और बहुत रिस्पेक्ट के साथ ही बात कर रही हूँ उन बहन बेटियों और माओं के लिए जो महंगाई की वजह से अफेक्ट होकर अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी को उसका जो है वो टारगेट देखती हैं कि महंगाई किस तरह उनके इज़दवाजी ताल्लुकात तो ख़राब कर रहा है, महंगाई किस तरह घर के हालात तो ख़राब कर रहा है, महंगाई किस तरीके से उनके आपस के रिलेशन को किस तरह ख़राब कर रहा है। इसके हवाले से हमारे 92 न्यूज़ के नुमाइंदा ने एक जो है वो रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर आगे बात करते हैं। जी हाँ, गुज़श्ता 2 सालों का अगर हम जायज़ा लें तो फैमिली कोर्ट में गुज़श्ता 2 सालों की निस्बत 2021 में ख़वातीन का जो है अपने शोरों से खुला लेने का रुझान बढ़ गया। 2021 के आगाज़ जब हुआ था उस वक़्त 8,979 जो है केसेस जो पेंडिंग थे वो खुला के 2021 के तकरीबन 11 महीने के दौरान जो है 3,830 ख़वातीन ने महंगाई से तंग आकर जो है अपने शोरों से खुला लेने के लिए अदालत से रजू किया, जबकि 2019 में सिर्फ 642 लोग थे, ख़वातीन थी जिन्होंने जो है खुला के लिए जो रजू किया था, जबकि 2020 में 2,979 जो है ख़वातीन जो है रजू किया था। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को अगर हम अदालती रिकॉर्ड से देखें तो इस वक्त 9,003 ख़वातीन के जो है मुकदमा जो है खुला के जो है ज़ाहिर हुए हैं। खुला में जो उन्होंने दावा दायर किया उसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो बड़ी संगीन नोयत के हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महंगाई और बेरोज़गारी के बाद जो है वो घरेलू जो है झगड़े बढ़ चुके थे, शोरों की तशद्दुद के बायस, जिससे जो है उनके तनाज़ात झगड़े जो है घरेलू बढ़ गए। इससे जो है ख़वातीन ने उस तशद्दुद से तंग आके जो है अदालतों को रोक किया और अपने शोरों के ख़िलाफ़ जो है खुला के जो दावे दायर किए। दूसरी जो बड़ी वजह जो अदालत में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो तकरीबन जो है अगर हम अंदाज़ा लगाएँ तो 15% ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने जो है अपने शोरों में ये इल्ज़ाम लगाया है कि शोर जो है नशे के आदी हैं,
बेइंतहा नशा करते हैं और नशे की ना मिलने की वजह से उन्होंने घर के जो है कीमती सामान तक फ़रोख्त कर दिया और नशे की जब रकम नहीं मिलती है तो वो उन पर तशद्दुद करते हैं और तशद्दुद करने के बाद जो है वो उन्हें जो है गलत कारी की तरफ भी माइल करते हैं। 2021 में 2957 मुकदमात निपटाए भी गए हैं। इसके बावजूद जो है मज़ीद जो है इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से महंगाई के हवाले से लोगों का क्या तासुरात है ये हम उनसे मालूम करते हैं। महंगाई बहुत महंगाई है, क्या गुजारा नहीं। 9,000 में क्या होता, कुछ भी नहीं होता 9,000। घर के भी ये हालात अपने आपस में ऐसे बिगड़ गए, भाइयों में, बेगम में। अभी बेगम ने भी हमारी जो है वो खुला लेने के लिए कोर्ट में रुजू कर लिया है इस बेरोज़गारी की वजह से। काम बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, 2 साल से मैं बेरोज़गार हूँ और अभी मैं इधर खाना खाने आया हूँ सैलानी पे। महंगाई और बेरोजगारी के बहस ये गरीब लोग जो एक NGO की तरफ से खाना दिया जाता है ये आके बेरोजगारी के बहस यहाँ बैठ के अपना खाना तो खा लेते हैं, पेट तो भरते हैं, लेकिन घरेलू जो ज़िंदगी की मज़ीद ज़रूरियात हैं वो पूरा करने से ये कासिर हैं। ख़वातीन को उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जिस तरीके से हमारे हिंदी में बता रहे थे कि 3,820 खवातीन ने खुला की दरख्वास्त जमा कराई 2021 की अगर सिर्फ बात करें और इसमें बेइंतहा इजाफा हुआ है। अगर हम इसका मुवाजना करें पिछले साल से गुज़िश्ता साल से तो उसमें तकरीबन 1000 से 1,500 केसेस ज़्यादा उनकी दरख्वास्त दायर की गई है। बहुत अलार्मिंग है ये, बहुत अलार्मिंग है। सिर्फ बेरोज़गारी से इंसान डिप्रेशन का नहीं, बेरोज़गारी से लोगों के खाने बंद नहीं हो रहे, बेरोज़गारी से लोगों के रास्ते बंद नहीं हो रहे, बेरोज़गारी से रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ अहमियत रखती है तो वो रिश्ते हैं, वो रिश्ते हैं। और ये अज़दारी रिश्ता तो बहुत ही नाजुक, बहुत ही बारीक और बहुत ही सेंसिटिव रिश्ता होता है। बेरोज़गारी की वजह से रिश्तों में दरारें आ रही हैं और आज वो दरारें कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही हैं। इंतहाई दुख से भरी ये तस्वीर। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर इमरान यूसुफ होंगे इस वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम आपके मुंतज़िर। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया आपके मुंतज़िर। अब एक बहुत ही जिस मौजू पर हम वक्त में जाने से पहले बात कर रहे थे और अब उस पर आते हैं और वो है महंगाई और बेरोज़गारी। और महंगाई और बेरोज़गारी रिश्तों में किस तरीके से दरार डाल रही हैं। जब रोज़गार नहीं होता तो रिश्ते कैसे टूटते हैं और टूट कर बिखर जाते हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमें टाइम दिया है सितारे इम्तियाज़ डॉक्टर इमरान यूसुफ ने। कम आ रही है हम जी, आप दोहराइएगा अपना पिछला जुमला जी। कह रहा था कि अगर रिश्ते जो है वो पैसों की बुनियाद के ऊपर कायम थे, चाहे वो मियाँ बीवी के रिश्ते थे, माँ बाप के बच्चों के साथ रिश्ते थे, बहन भाइयों के रिश्ते थे, दोस्तों के रिश्ते थे, अगर उसकी बुनियाद पैसे थे और आज वो पैसे जब कम हो गए और वो रिश्तों के अंदर दरार आनी शुरू हो गई, तो ये भी एक आई अवेकनिंग पॉइंट है कि क्या हमारे रिश्ते वाकई मजबूत थे जो हम समझ रहे थे। क्योंकि अगर आप ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमेशा से जब से दुनिया बनी है ऐसा ही रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पूरी दुनिया मुकम्मल तौर पर खुशहाल हो गई हो। अगर ऐसा होता तो फिर ये ज़कात को इतना प्रमोट क्यों किया जाता, सदका खैरात को इतना प्रमोट क्यों किया जाता। इसका मतलब ये है कि दुनिया में हमेशा से ऐसा होता है कि एक के पास होगा और एक के पास कम होगा। डॉक्टर साहब यहाँ पर ये बताइएगा कि फिर उनकी बुनियाद क्या होनी चाहिए। रिश्तों की बुनियाद होती है एहतराम, रिश्तों की बुनियाद होती है बर्दाश्त, रिश्तों की बुनियाद होती है हम शेयर क्या करेंगे, हम केयर क्या करेंगे। ये नहीं कि हमें क्या मिलेगा, हम क्या देंगे। अगर हम साथ हैं तो हम क्या देंगे। हम तो सारी बुनियादें भूल गए ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोटी जो मुकम्मल तुम्हारे पास है और अगर कोई शख्स जिसके पास नहीं है तो आधा उसका हक है। ये नहीं कहा कि आधा उसकी जरूरत है, उसका हक है। यानी हमारा बुनियाद है शेयर करना। और अभी आज भी यही है। अगर पूरी दुनिया की दौलत को देके जमा किया जाए तो ऐसा तो नहीं है कि दौलत कम है।
ऐसा भी नहीं है कि खुराक कम है, ऐसा भी नहीं है कि पानी कम है, सिर्फ तकसीम कम होती चली जा रही है। इंसान खुदगर्ज होता चला जा रहा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। हर मोहल्ले में ऐसा है, हर शहर में ऐसा है, हर मुल्क में ऐसा है कि टोटल में कोई फर्क नहीं हो रहा। टोटल में तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, लेकिन किसी के पास नहीं है। आज दिसंबर है, शादियों का सीजन है, आप चले जाए 20-20 लाख रुपए के फूल और 30-30 लाख रुपए की आतिशबाजी हो रही है, और 30-30 लाख आदमी गरीब बैठा हुआ भी है जिसके पास रोटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तकसीम में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है ना। बिल्कुल ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान यूसुफ। डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और इस हवाले से इस मामले पर रोशनी डाली। बहुत समझने की ज़रूरत है हमें इस वक्त कि वाकई अगर रिश्ते सिर्फ इस बेस पर थे कि बेरोज़गारी हो गई और पैसे नहीं थे, तो सही कहा डॉक्टर साहब ने, ये कैसा रिश्ता था फिर? ये तो रिश्ता कमज़ोर ही था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एक बार फिर आपके वक्त। और जैसे कि वो कह रहे थे कि एहतराम बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले आप अपनी आदत यही बनाएं अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को मजबूत करने के लिए कि एक दूसरे का एहतराम करें। आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये बताते हैं कि नया कारोबार अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर ये है कि वफाकी वज़ीर सनअत पैदावार खुसरो बख्तियार ने आसान फाइनेंस स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। और इसमें जो खवातीन है जो अपना कारोबार करना चाहती हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि उनके जो आप ये कह सकते हैं कि टैक्स में 25% तक छूट है वो दे दी गई है। और खवातीन की जहाँ तक बात आती है कि मैं भी अपना बिजनेस करने की कोशिश करती हूँ, हम लोग को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और जो खवातीन जो स्मॉल बिजनेस करती हैं, ई कॉमर्स पे बिजनेस करती हैं, उन लोगों के लिए कितनी आसानियाँ हो जाएंगी? बिल्कुल बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि कारोबार करने वालों को 1 करोड़ तक बगैर जमानत कर्जा भी मिल सकेगा। तो एक बड़ी अच्छी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो कारोबार करना चाहते हैं, छोटे कारोबार करना चाहते हैं, बड़े कारोबार करना चाहते हैं। जैसा कि माया भी बता रही हैं कि खवातीन के लिए इसमें बहुत फ़ायदा है, और उनको जिस तरीके से टैक्स में छूट दी जा रही है 25%, तो वो इसमें उनका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, वो आगे बढ़कर अपने आइडियाज़ को पेश कर सकेंगी, उस पर काम कर सकेंगी। शाज़ेब, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि जितनी भी खवातीन हैं उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कितनी एज अ मेल पर्सपेक्टिव कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है? देखिए, वैसे जो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि हम देखते हैं कि छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, वो जो पहला स्टेप है ना, वो जो पहली सीढ़ी है माया, वो चढ़ने के लिए हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा हम लूज कर जाते हैं। हम वो हिम्मत ही नहीं करते कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। खास तौर पर अगर खवातीन की बात करें तो खवातीन को इतने अपने मुआशरे में मुश्किलात का ज़ाहिर है वो शिकार होती हैं कि इतना उनके ऊपर प्रेशर होता है, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो या सोसाइटल प्रेशर हो, कि वो हिम्मत नहीं कर पाती कि वो पहली सीढ़ी चढ़ें, अपने कारोबार का आगाज़ कर सकें। और जब इस तरह के उनको मौके दिए जा रहे हैं, इसके साथ साथ टैक्स छूट कम की जा रही है, तो मेरे ख्याल में उनका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, वो कोशिश कर सकेंगी कि वो आगे बढ़कर उन तमाम मुश्किलात का सामना भी करें, अपने बिजनेस का आगाज भी करें। पता है शाज़ेब, अगर जो खवातीन देख रही है ना और जो बिजनेस करना चाहती हैं, जो कर रही हैं, पता है स्टार्ट कैसे लेती हैं? 2 चूड़ियाँ जो थी ना अपनी संभाल के रखी थी, कमेटी डाली हुई थी, अच्छा हस्बैंड जो थोड़ा बहुत देते थे उनको पॉकेट मनी वो संभाल के रखी हुई थी, चलो अगर नहीं भी देते थे तो अपनी सेविंग्स थी। उस अपनी सेविंग को वो किस तरह फूक फूक कर एक छोटे से बिजनेस में लगाती हैं, क्योंकि उनको घर भी देखना है, उनको शौहर भी देखना है, उनको बच्चे भी देखना है, उसको ससुराल वाली भी देखना है, और उनको माशरा भी देखना है, और साथ साथ अपने शौहर का हाथ भी बटाना है इस कंडीशंस में जहां पर फाइनेंशियल चैलेंजेस हमें बहुत ज़्यादा हैं। और जब छोटा सा बिजनेस वो स्टार्ट करती हैं, वो कोशिश करती हैं उसमें उनको छोटा छोटा ही सही मुनाफा तो हो, और जब इस तरह के बड़े बड़े टैक्स देने की बात आती है तो उनके इरादे वहीं पर टूट जाते हैं। बिल्कुल, ये आसान फाइनेंस स्कीम जो है मेरे ख्याल से इस तरीके से जो हमारी खवातीन हैं वो आगे बढ़ेंगी और साथ साथ कारोबार का आगाज कर सकेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि कारोबार करने वालों को एनओसी से भी आज़ादी मिल गई है। अब एनओसीज की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने बिजनेस का बाकायदा आगाज़ कर सके हैं। तो ये परेशानियां कम की जा रही हैं सिर्फ इस वजह से ताकि इस पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपने कारोबार का आगाज़ कर सकें, खासतौर पर खवातीन। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद अपना बिजनेस करती हूँ और ई कॉमर्स बेस उसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स पूरी दुनिया के लिए बहुत आसानी है, आप घर में बैठकर दुनिया फतह कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस, कैंडल स्कॉट नामा जो एक खातून है जिन्होंने अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट किया था, और उन्होंने पता है किससे स्टार्ट किया था शाज़ेब? एक सिंपल सी ज्वेलरी डिज़ाइन करके। आज कैंडल स्कॉट एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े खवातीन के अंदर उनकी खुद एतमादी। जब एक खातून अच्छा बिजनेस कर लेती है, चाहे वो घर से खाना बनाने का हो, चाहे वो ज्वेलरी बनाने का हो, चाहे वो कपड़े बनाने का हो, चाहे वो बाहर कोई अपने शॉप अपना आपका शोरूम हो, छोटी छोटी जब उनकी आमदनी होती है ना, उससे उनके जो
बड़े ख्वाब पूरे होते हैं। कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें इजाफा होता है। जब आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है तो वही औरत तो चिड़ 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 कर रही होती है ना, उसी के अंदर उसके मिजाज में चेंजेस आती हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ। जैसा कि आप यकीनी तौर पर तमाम खवातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि आप खुद भी कारोबार करती हैं। आप क्या समझती हैं खातून को हमारे माशरे में जब वो कारोबार का आगाज करती है किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत सारे, देखिए वही ना रिश्ते, शौहर पूछता है कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, बच्चे कह रहे हैं मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सास कह रही है मेरी खिदमत करो, या ससुराल वालों का प्रेशर है, किस तरह का भी है। आई एम जस्ट गोइंग टू द एक्सट्रीम। जो सिचुएशंस होती रही हैं, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उसको चैलेंजेस आते हैं, कारोबार शुरू करना है, अच्छा करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, अच्छा इतने लगेंगे। आपको अपना जो बिजनेस ब्रांड है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसका पहले ट्रेडमार्क होता है, फिर उसके बाद जाकर उसको जो है वो आगे जाके वो रजिस्ट्रेशन में तब्दील होता है। ये पूरा प्रोसेस है जो अगर आपने लीगली अपना कोई बिजनेस करना होता है, उसकी पेपर वर्क होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको गवर्नमेंट से जाके आपने उसका ट्रेडमार्क आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। जो मैं प्रोडक्ट मेरी है उसमें ऑब्वियसली वो एक वेट लॉस प्रोडक्ट है, उसके अंदर ट्रेडमार्क लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं। इन चीजों की पेमेंट्स होती हैं, फिर टैक्स की पेमेंट्स होती हैं, फिर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, फिर छोटी 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 चीजें, इतने खर्चात बढ़ जाते हैं। तो शाहजेब एक आम औरत के लिए ये जो 25%, 20%, 15% जो टैक्स की कमियां आ रही है ना, ये उसको हौसला अफजाई देने में बहुत बड़ा कदम जो है ना वो होंगी, बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। बिल्कुल, बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताने का मकसद यही है कि ये जो आसान फाइनेंस स्कीम मुतारिफ कराई जा रही है, इसमें तमाम खवातीन के लिए सहूलत यही होगी कि वो अपने बिजनेस का आगाज बड़ी आसानी से कर सकती हैं अगर वो करना चाहती हैं। और इसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि आजकल हम देख रहे हैं माया, खासतौर पर जो खवातीन हैं, जो नौजवान लड़कियां हैं, वो कोशिश कर रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप में आने की। मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस उन्हें दिए जा रहे हैं और वो घर बैठे पैसे कमा रही हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ बिजनेसेस कर रही हैं, जैसा कि ई कॉमर्स का आप जिक्र कर रही हैं। ऑनलाइन बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो खवातीन कर रही हैं आजकल। तो जब इस खबर की हम स्पेसिफिकली बात करें तो 25% टैक्स छूट के बाद उन्हें बहुत फायदा होगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक मुशीर खजाना सलमान शाह साहब ने। सलमान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं आसान फाइनेंस स्कीम का जो मुतारिफ कराई जा रही है, सबसे पहले तो ये बताएगा जो छोटे कारोबार का आगाज करने जा रहे हैं, खासतौर पर खवातीन, उन्हें कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, ये SMEs जो हैं ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो तकरीबन 95% हमारे जो एंटिटीज़ हैं वो SMEs में आती हैं, और जो बड़े हैं वो सिर्फ 5% हैं। और अगर आप देखें तो बैंकों से क्रेडिट जो है वो तकरीबन 100% बड़ों को जाता है, SMEs को कुछ भी नहीं मिलता। और ये बहुत बड़ा एक रिटार्डिंग फैक्टर है इनकी ग्रोथ में, क्योंकि ये SMEs ही जो हैं, अगर इनमें अच्छे जो SMEs हैं जिनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और अच्छे आइडियाज़ हैं, उनको अगर फाइनेंस मिलेगी तो वो ग्रेजुअली एक्सपैंड करेंगे, वो जॉब्स क्रिएट करेंगे और वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत नुमायाँ हिस्सा ले सकते हैं। तो बहुत सी मुश्किलात हैं SMEs को, और उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट आती है इनको वो आती है फाइनेंस की, क्योंकि ये फाइनेंस नहीं कर सकते, इनको अपनी सेविंग से फाइनेंस करना पड़ता है या फ्रेंड्स और फैमिली से लोन्स लेके काम करते हैं। तो अगर ये बैंकिंग का निज़ाम बन जाए जिसमें कोलैटरल के बगैर उनको फाइनेंसिंग मिल सके बेस्ड ऑन देयर आइडियाज़ एंड बेस्ड ऑन देयर बिजनेस प्लान, कि ये हमारा प्लान है, ये हम करेंगे, इसके लिए हमें इतनी फाइनेंसिंग चाहिए। और ज़्यादातर इनको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चाहिए होता है, क्योंकि ये इन्वेंट्री भी नहीं बना सकते। और सलमान शाह साहब, सवाल जहन में आ रहा था कि ये तो एक अच्छी बात हो गई, एक अच्छा कदम उठ रहा है, और अब जरा साथ साथ उस रियलिटी के बारे में भी मैं सवाल करना चाहूंगी कि ये जो महंगाई की तरफ बढ़ता हुआ एक रुख है, ये एक तूफान है, ये जो हवा चल पड़ी है अब, जहां पर लोग एक छोटा सा, बड़ा सा तो क्या, छोटा सा भी बिजनेस सोचते ही रह जाते हैं। तो उस हवाले से जरा सा आप कहेंगे कि अब इस महंगाई के ऊपर कैसे इंसान जो है वो कर पाएगा? मैं इसमें एडिशन यही कर दूं सर, सलमान शाह साहब, जैसे कि माया भी कह रही हैं कि जब छोटे कारोबार लोग करते हैं वो भी बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं आपकी मुल्की मईशत में। इस वक्त जो हमारे माशी हालात हैं उन्हें आप कैसा देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हमारे माशी हालात? देखें, एक तो हम एक बहुत बड़े जिसे कहना चाहिए इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरे हैं,
और उसके कुछ रेमिनेंट्स अभी भी हैं। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने अपने ऊपर बहुत बड़ा कर्जों का पहाड़ खड़ा किया है, एक्सटर्नल कर्जों का। डॉलर्स में हमने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए और 2018 में हमारा एक किस्म की बैंकरप्सी हो गई, क्योंकि हम उन कर्जों को सर्विस नहीं कर सकते थे। उनकी रिन्यूअल के लिए उनको वापस करना होता है और फिर उनको दोबारा से आप लेते हैं, क्योंकि आप के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं है कि आप उसको वापस कर सकें। तो अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ उनकी वापसी का हमारे पास डॉलर नहीं के भी पैसे, वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस बना जिसकी वजह से हमने IMF प्रोग्राम पढ़ा हमें। तो उसका जो मेन चीज़ है वो है डिवैल्यूएशन। उसने कहा कि जी आपके पास डॉलर्स नहीं है तो डॉलर्स की जो कीमत है उसको मार्केट बेस्ड आप करें, ताकि ये सप्लाई ऑफ डॉलर्स जो है वो बेहतर हो और डिमांड जो है वो कम हो। और उसकी वजह से रुपये की कदर गिरी है जिसने इन्फ्लेशन पाकिस्तान में डाली है। सो एक तो इन्फ्लेशन जो शुरू हुई है वो इनिशियल डेट क्राइसिस की वजह से और करंट अकाउंट डेफिसिट के क्राइसिस से हुई। उसके ऊपर से आपने देखा कि कोरोना आ गया और 2 साल तकरीबन कोरोना में पूरी दुनिया जो है वो डिसरप्ट हुई। पाकिस्तान ने माशाल्लाह से बड़े टफ डिसीजंस लिए और कोरोना में हमें नुकसान नहीं हुआ जितना दुनिया को हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर है। हमारे स्कूल बंद हो गए, हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो बंद हो गई जिसमें खासी तो उसको भी हमने रिकवर कर ली। और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का लीडिंग मुल्क है जिसने अपनी इकोनॉमी को कोरोना से बड़े हद तक बचाया है और तकरीबन 96% कोरोना से पहले की इकोनॉमी तक हमने उसको महफूज किया। अब जो हमारे पे बोझ डला है सडनली वो एक इंटरनेशनल जिसे कहना चाहिए एक शॉक आया है, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस का शॉक। जैसे दुनिया में डिस्ट्रक्शन हुई तो उसके बाद तेल की कीमत पहले तो गिरी कि डिमांड खत्म हो गई थी, लेकिन जैसे दुनिया उससे रिकवर कर लिया उसकी डिमांड तेजी से आ रही है और वो कीमतें डबल हो गई हैं। और अनफॉर्चुनेटली अच्छा सलमान साहब, जैसा कि कह रहे हैं पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल हालात में बहुत सख्त फैसले किए हैं, लेकिन मैं अब आपसे यही जानना चाहता हूं कि अब जो हालात बन चुके हैं इन्हें काबू करने के लिए, महंगाई को काबू करने के लिए, मईशत को ठीक करने के लिए हमें अब क्या सख्त फैसले करने होंगे ताकि आगे जाके हालात कुछ ज्यादा खराब ना हो? हमें क्या करना चाहिए? और आप समझते हैं इसके साथ साथ कि अब हमें जो तिजारती खसारा है उसको भी कंट्रोल में करने के लिए हमें इंपोर्ट्स थोड़ी कम करनी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, करना क्या चाहिए अब? देखें, एक चीज तो ये है कि मेरे ख्याल में हाथी गुजर गया है, दुम रह गई है। मोर और लेस जितना इसने इन्फ्लेशन होनी थी पाकिस्तान में वो हो गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करेगी, क्योंकि इसका जो है ये एक्सटर्नली ड्रिवन इन्फ्लेशन है इस वक्त जो है, और इस वक्त नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। जैसे वो इनकी सप्लाई चेन्स बेहतर होती जाती हैं तो एनर्जी प्राइसेस भी कुछ नीचे आएंगी, और इसके साथ साथ हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से इंक्रीज कर रही हैं। तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो तकरीबन गुजर गई हैं। अब हमारा जो वो तकरीबन गुजर गई। सर आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन बहुत आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन इस पर बात कर रहे थे, वक्त की कुछ कमी है। यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, इसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहजेब और माया के साथ, और अब बात करते हैं गुज़िश्ता दिन एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल जिसने थोड़ा सा अफसरदा भी किया, थोड़ा सा सवालिया निशान भी हमारे दिमागों पे नमूदार हुआ कि भाई ये क्या हो गया शाहजेब,
बिल्कुल, ये हो गया कि जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद थे, उनमें से जैसे कि पहले ये आया था कि 3 खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव आया, लेकिन उसके बाद 2 मज़ीद कोविड का शिकार हुए। तकरीबन 3 खिलाड़ियों समेत 5 अफराद जो हैं वो कोविड का शिकार हुए, और जिसके बाद हम ये देखा कि वनडे सीरीज़ जो हैं उसे मुलतवी कर दिया गया। T20 सीरीज़ खेली गई, लेकिन जो वनडे सीरीज़ है उसे अब मुलतवी कर दिया गया है। ये वायरस कहाँ से उनको लगा, कैसे उसका इनिशिएटिव हुआ, स्प्रेड कैसे हुआ? ऑब्वियसली ये एक काफी सवालात जमा बिल्कुल, कई सवालात जन्म ले रहे हैं इसी हवाले से, क्योंकि बायोसिक्योर बबल में वो मौजूद थे। अब क्या कनेक्टिंग फ्लाइट्स की वजह से उनको कोविड पॉजिटिव आया या क्या वजूहात हैं, इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी कोरोना का शिकार हुए, वेस्ट इंडीज से खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे, क्या वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं? क्योंकि बायोसिक्योर बबल में वो थे, और वजूहात ये हो सकती हैं कि जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी उनकी, उसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि माजी में हम ऐसा देख चुके हैं। बेसिकली जो मसला था कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने तकरीबन 24 से 36 घंटे गुजारे ट्रांजिट में दुबई एयरपोर्ट पे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ थे सलमान नसीर, कल रात उन्होंने भी तस्दीक की है कि दुबई में ट्रांजिट के वक्त जो था वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने ये वायरस जो था उनको लगा, और कराची पहुंचते ही पाकिस्तान की तरफ से देखे कोई लैप्स नहीं था। वही टेस्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स के हुए, हमारे प्लेयर्स भी बांग्लादेश से कमर्शियल फ्लाइट्स पर आए थे, पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स नेगेटिव थे। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने इन 24 से 36 में इसलिए बता रहा हूँ कि ये कराची आने के लिए इन्होंने 2 मुख्तलिफ फ्लाइटें यूज की। कुछ खिलाड़ी पिछले जुमेरात को सुबह के टाइम पे कराची पहुंचे, कुछ रात को आए, लिहाजा दुबई में ट्रांजिट के दौरान उनको कोरोना वायरस ने हिट किया। लेकिन जब अगला आपका सवाल था फ्यूचर का, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी अच्छी कोशिश की है कि 27 जनवरी से जब PSL कराची और लाहौर में होगा, तो उन्होंने डेडिकेट कर दिए होटल कि जिस होटल में टीमें ठहरेंगी वहाँ कोई और गेस्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा होटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुक करवा लिए हैं। और इवन जो होटल का स्टाफ है वो भी बबल में होगा, वो घर नहीं जा सकेगा। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अच्छी एफर्ट्स हैं, लेकिन अगर वनडे सीरीज हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि ये वनडे सीरीज बज़ाहिर तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज है, लेकिन अगर इसका इम्पैक्ट देखें कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है ये उसका क्वालिफाइंग राउंड है। 2023 का वर्ल्ड कप माया भारत में होना है, और दुनिया की जो टॉप 7 टीमें हैं उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। इससे पहले वेस्ट इंडीज से पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज मुलतवी हुई, पाकिस्तान हॉलैंड की सीरीज मुलतवी हुई, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज मुलतवी हुई। ये चौथी वनडे सीरीज है जो पाकिस्तान की मुलतवी हुई है। अच्छा भट्टी साहब, अब कुछ परफॉर्मेंस की तरफ आ जाते हैं। 2021 के अगर इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो अब खत्म हो चुके हैं 2021 के मैचेस, लेकिन आगाज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद ऐसा 360 चेंज आया है भट्टी साहब कि पाकिस्तान मुसलसल कामयाबियां समेट रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और हारने के तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शाहजेब देखें, T20 फॉर्मेट में 2021 में पाकिस्तान की क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है कि एज ए पाकिस्तानी हम सबको फख्र करना चाहिए। 29 में से हमने 20 T20 मैचेस जीते हैं, और हमारी जितनी क्रिकेट है ये घूम रही है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के गिर्द। मोहम्मद रिजवान ने 2021 में 1036 रन बनाए और 900 से ज्यादा रन है बाबर आजम के। अगर आपको याद हो, जब PSL 5 हो रहा था कराची में, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, बाबर आजम लिटरली रोने वाले हो गए कि मुझे कराची की टीम अपनी 11 में डाल नहीं रही, वो कराची टीम का हिस्सा थे। लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने क्या जबरदस्त कप्तानी की, और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह टीम को लेके चले हैं। कल मोहम्मद रिजवान के लिए एक और अच्छी खबर आई कि उनसे इंग्लिश काउंटी ससेक्स ने भी मुआहिदा कर लिया है। तो बेसिकली हमारी जितनी क्रिकेट 2021 में हमारी जितनी फतुहात थी, ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के मरून मिन्नत है। फिर शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, इन्होंने भी बीच में रोल प्ले किया। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का जो बाबर आजम की कप्तानी का ये 2021 का जो दौर था, मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त था। बिल्कुल भट्टी साहब, जो मैनेजमेंट में बदलाव आया है उसके हवाले से क्या कहेंगे? मतलब क्या फर्क है इस वक्त सक्तियान मुश्ताक और अपने जी मिसबाह उल हक साहब? देखिए माया,
सकलैन मुश्ताक लो प्रोफाइल के कोच है, हालांकि अपने दौर में बहुत बड़े बॉलर थे। आप देखें कि पाकिस्तान टीम में मुझे लग रहा है, ये मेरा अपना तजरिया, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि पाकिस्तान टीम का मसला हाई प्रोफाइल कोच नहीं है। सकलैन मुश्ताक ने लो प्रोफाइल में रहकर पीछे बैठ के काम किया, बाबर आजम और खिलाड़ियों पर ट्रस्ट किया। आप देखें क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाहिद टीम थी जिसने 5 मैचेस जीते और एक हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे हैं, फिर हमने बांग्लादेश में सारे मैच जीते, अब ये वेस्ट इंडीज को तीनों मैचों में हराया। तो मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक ने इस चीज को तो साबित कर दिया कि हमारे पास बड़े नाम वाले कोच की शायद जरूरत नहीं है, हमारे पास लो प्रोफाइल कोचेस की जरूरत है जो एज ए मेंटोर, एज ए जो फादर फिगर टीम को आगे लेके चले। और टीम ने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस, यही पूछना चाह रही थी मैं आज से कि बेसिकली वो मेंटोरशिप की तरफ उनका जो है वो रुख हो गया है, दरअसल वो एक आइकॉन बन गए हैं टीम्स के लिए। जी बिल्कुल, देखिए सकलैन मुश्ताक बल्कि फ्रेंडली भी बहुत है। अगर आप भी सोशल मीडिया पे 2-3 दिन पहले एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की थी, तो वो थी जरा लाइटर मूड में। बाबर आजम को उन्होंने चैलेंज दिया कि आप आए, आप दुनिया के सब नंबर 1 बैट्समैन है, मेरी गेंद पर, मैं तो रिटायर प्लेयर हूँ, मेरे घुटने भी काम नहीं कर रहे, आप 12 रन बनाए एक ओवर में। नहीं तो तीसरी गेंद पर मुझे तो बड़ी साहब वो वक्त याद है, हम सुनते थे शाबाश सक्की शाबाश। बिल्कुल, और तीसरी गेंद पर वाकई सकलैन मुश्ताक ने स्टंप करवा दिया बाबर आजम को। तो ये हंसी मजाक भी चल रहा है, लेकिन जेल है पाकिस्तान की टीम बाबर आजम की कप्तानी में और सकलैन मुश्ताक की कोचिंग में। लेकिन अब सवाल ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब मुस्तकिल कोच लाना है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सकलैन मुश्ताक पे ट्रस्ट करेगा या फिर कोई नया कोच लाएगा। मेरे ख्याल में तो सकलैन मुश्ताक को कम से कम 1 साल का तो रन मिलना चाहिए एज ए कोच, मिलना चाहिए। बट साहब आखिर में एक कमेंट करते हैं, हम भारत में भूचाल देख रहे हैं, 152 जो रन है ना वो मेरे ख्याल में उनके सर पर सवार हुए हैं और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि विराट कोहली को कप्तानी से हटा दिया है। मैं चाहूंगा आप इस पर कमेंट करें, कुछ विराट कोहली शिकायत भी कर रहे हैं। देखिए भारत की क्रिकेट एक तरफ अल्लाह का शुक्र है, हमारी क्रिकेट बहुत अच्छे हाथों में है, हम जीत रहे हैं, हमारे लोग भी खुश हैं। लेकिन आपको याद होगा 1986 में जावेद मियांदाद ने जो छक्का मारा था ना, आज भी भारत के दिलों पर उसकी जो कसक है वो महसूस होती है। तो ये जो 10 विकेट से हम जीत गए ना भारत से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान आइंदा भी मैच जीतेगा, हारेगा भी, लेकिन ये 10 विकेटों की हार जो है ये बहुत अरसे तक भारत को सताती रहेगी। बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अपने साथ जुड़े रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहजेब और माया के साथ। और शाहजेब, मैं एक ब्रेक में बात सोच रही थी कि अल्लाह की हर चीज़ में मसलिहत होती है ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने उड़ती होती, जैसे कि पॉलिटिशियंस। अच्छा, मैं खुद एक सियासतदान की औलाद हूँ, लेकिन मैंने उनको या बहुत चंद लोगों को कभी मुस्कुराते हुए देखा है। ज़्यादातर सियासतदान लोगों को मैंने हमेशा सीरियस देखा या तंज मारते हुए देखा या एक दूसरे के ऊपर बड़ा गुस्सा करते हुए देखा या लड़ते हुए देखा। बड़ा जारहाना उनका अंदाज होता है, लेकिन क्या हकीकी जिंदगी में भी उनका अंदाज यही होता है? वो इसी तरीके से बात करते हैं? वो क्या करते हैं? ये जानने के लिए हम गए किसके पास? तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब के पास, और उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या हुई, उन्होंने क्या कहा, अपनी फैमिली के बारे में, दोस्तों के बारे में, वो सब आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन खावर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी। हसन खावर साहब, सुबह का आगाज़ कैसे होता है आपका? सुबह का आगाज़ पहले तो जिम जाकर होता था इधर आने से पहले, लेकिन जब से इधर आया हूँ क्योंकि रात को लेट हो जाता हूँ तो सुबह का आगाज़ अखबार से होता है और साथ ही फ़ोन बजने लग जाता है और उन्हीं फ़ोनों के बीच में तैयार होके दफ्तर के लिए निकल पड़ता हूँ। कोई ऐसी आदत या काम बताएं जो नाश्ते के साथ आपका मामूल हो, मसलन अखबार पढ़ना, टीवी देखना या कुछ और? नाश्ते के साथ अमूमन अब टेलीफोन कॉल्स आ रही होती हैं और चल रही होती हैं, तो एक तरफ नाश्ता कर रहा होता हूँ
और दूसरी तरफ लोगों से बात कर रहा होता हूँ। मोबाइल फ़ोन का आपने जिक्र किया है, मोबाइल फ़ोन का आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल है? आपने कहानी बचपन में सुनी होगी कि जिनकी जान तोते में होती थी, आजकल हमारी जान जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर है। तो ये ताल्लुक़ है मोबाइल फ़ोन से। पूरी ज़िंदगी, पूरा दफ्तर, हर चीज़, मैसेजिंग, कम्युनिकेशन, ट्वीट्स, अखबार, सब कुछ मोबाइल फ़ोन से है। सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना करते हैं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो अब ज़िंदगी का पार्ट है। सर बहुत सी बातें हो गई, ये बताएं कि क्या आपको कुकिंग का शौक़ है? कुकिंग का ख्वाहिश है, आती नहीं है। सर हुकूमती ओहदा हासिल करने के बाद फैमिली को कितना वक्त दे पाते हैं? फैमिली को के लिए वक्त बहुत कम हो गया है। और मेरे जो बच्चे हैं, एक तो खैर बाहर पढ़ रहा है और एक लाहौर में है, और मैं कुछ साल से इस्लामाबाद में रहता था। तो जाहिर है कि मेरा जो सबसे छोटा बच्चा है और मेरी फैमिली, वो फिर अब सिर्फ वीकेंड पे आते हैं, और वीकेंड के ऊपर भी दफ्तर के काम चल रहे होते हैं, तो फैमिली के लिए वक्त बहुत कम हो गया है। सर अक्सर ये तासुर पाया जाता है जब कोई शख्स किसी ओहदे पर फाइज हो जाए तो रिश्तेदार उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, क्या आपके साथ ऐसा होता है? देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोगों को काम हुकूमत से पड़ते रहते हैं और बड़े जायज़ से काम होते हैं। कोई स्टेट एजेंसी के साथ, किसी डिपार्टमेंट में कोई और चीज़, तो जाहिर है कि लोग भी फ़ोन करते हैं, रब्ता करते हैं। उसमें बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जहाँ जायज़ किसी का काम और उसकी मदद हो सके तो करनी चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई अजनबी हो। सर अगर तर्जुमान पंजाब हुकूमत ना होते तो फिर क्या होते आप? अगर तर्जुमान पंजाब हुकूमत ना होता तो मैं वही काम कर रहा होता जो मैं इधर आने से पहले कर रहा था, और उसमें मैं काफ़ी काम लिखने पढ़ने का भी था। मैं वीकली कॉलमनिस्ट भी था एक अखबार के लिए, मैं कई बोर्ड्स के ऊपर भी था और इंटरनेशनल डेवलपमेंट में भी काम कर रहा था। तो वो सारे काम जो हैं मैं आज भी कर रहा होता अगर यहाँ पे ना होता तो। सर बचपन में किसी ऐसी शख्सियत से मिलने की ख्वाहिश थी जो कि अब पूरी हुई हो? बचपन में बहुत सी शख्सियात से मिलने का शौक़ था, और मैं समझता हूँ कि एक हमारे बचपन के जो हीरो थे वो इमरान खान साहब थे, और ज़ाहिर है कि उनसे मिलने का जो शौक़ था वो तो अब बारहा पूरा हुआ। और उसके अलावा कोई शख्सियत ऐसी ज़हन में नहीं आती जिससे अब मुलाकात हुई और बचपन में शौक़ हो, क्योंकि मेरे कई शौक़ ऐसे भी थे कि मुझे माजी की बहुत सी हस्तियों से मिलने का शौक़ था और उनसे ज़ाहिर मुलाकात नहीं हो सकती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने का बड़ा शौक़ था, और ज़ाहिर है कि वो शौक़ तो इस जहान में तो पूरा नहीं हो सकता। सर स्पोर्ट्स से कितना लगाव है आपको? कौन सा खेल और खिलाड़ी ज़्यादा पसंद है आपको? जी देखिए, देखने की हद तक तो क्रिकेट का बहुत शौक़ है, और बचपन की बड़ी फॉन्ड मेमोरीज़ हैं। क्रिकेट देखा करते थे, और जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था वो दिन आज भी याद है। तो उस वक्त खान साहब जो थे वो हमारे हीरो बन गए, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया, और वो मैं जैसा कि आपको बताया कि वो दिन नहीं भूलता। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बड़ा दिन था। उसके अलावा बचपन में गेम्स, फ़ुटबॉल भी खेली, बैडमिंटन भी खेली, टेबल टेनिस भी खेलने की कोशिश की, तो वो कई तरह की गेम्स खेली। सर बचपन की बात हो रही है, कोई ऐसा वाक़या बचपन में जो आज भी आपको याद आता हो तो आप उसके ऊपर मुस्कुराते हैं? बचपन के जी बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। बचपन का जब भी ख़्याल आता है तो ज़ाहिर है कि हंसी भी आती है, मुस्कुराहट भी आती है। अगर आप किसी एक वाक़े का ज़िक्र करें तो आपने सोच में डाल दिया मुझे। कई ऐसे वाक़यात हैं, बहुत शरारतें करते थे। एक दफ़ा मुझे याद है कि कहीं से हमारे एक मास्क मिला, बड़ा अच्छा मास्क था, बड़ा ढंगना किस्म का मास्क था। तो हमने उसके साथ एक पूरा कॉस्ट्यूम खुद ही डिज़ाइन कर लिया, वो मास्क पहना और साथ कुछ चादर लेके। तो बहुत सारा लोगों को हमने डराया और डांट भी पड़ी, लेकिन लोग डरे भी, और आज भी याद करते हैं तो ज़ाहिर है कि हंसी आती है उस पर। सर फिल्में और ड्रामे कितने शौक से देखते हैं? आखिरी दफ़ा कौन सी फिल्म या ड्रामा देखा था? फ़िल्में जी बहुत देखी हैं, और जब से इधर आया हूँ तब से ना तो कोई फ़िल्म देखने का इत्तेफाक हुआ, ना ही टीवी देखने का इत्तेफाक हुआ। जब कोई एक अदाकार और एक अदाकारा, किसको नाम अच्छा समझते हैं? एल पचिनो मेरे बड़े फेवरेट एक्टर थे, और उनकी मैंने तमाम मूवीज़ बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखी हैं। एक्ट्रेसेस तो कई हैं, कोई ऐसी नहीं है जो मैं समझूं कि मैं एक नाम लूं।
सर इलेक्शन करीब आ रहे हैं, क्या समझते हैं उस्मान बुज़दार साहब को फिर पंजाब हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा? जी इंशाल्लाह उस्मान साहब को भी मिलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, क्योंकि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत का ख़ात्मा हुआ है और लोग दो ख़ानदानों से तंग आ चुके थे जो इस मुल्क को खा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि अवाम जो है एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद का इज़हार करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीख़ी कामयाबी मिलेगी। सर पंजाब वालों के लिए मज़ीद कोई अच्छी खबर बताएं हम। पंजाब के लिए इतनी अच्छी खबरें हैं कि आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और अच्छी खबरें ख़त्म नहीं होंगी। सर अगर किसी एक को सेलेक्ट करना हो, बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़, किसको करेंगे? बिलावल भुट्टो। क्यों सर? क्योंकि पंजाब में उनका असर कम है और अगर मरियम होंगी तो जाहिर है कि फिर पंजाब भी होगा और मैं पंजाब में बैठा हूँ, तो इसलिए अगर दोनों ही चॉइसेस काबिल कबूल ना हो तो कम से कम दूर वाली चॉइस का इंतखाब कर लेना चाहिए। सर मुस्लिम लीग नून का कोई एक ऐसा काम जिसको आप सराहते हैं? उन्होंने मीडिया को बड़ा अच्छा मैनेज किया था, इस बात को बड़ा सराहता हूँ, और बहुत अच्छी तस्वीरें खिंचवाई और बड़ा अपने काम का परसेप्शन बनाया। तो मैं समझता हूँ उनकी मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा बहुत ही खूबसूरत पैकेज हसन खावर साहब से हवाले से बात जो हो रही थी। मैं ये सोच रही थी शाहजेद के दोस्तों के जो रिश्ते होते हैं वो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ के होते हैं, राइट, और उसके बाद जो उनके रिश्ते बनते हैं वो उस एज के बाद जाकर जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वो कितने बदल जाते हैं? बहुत बदल जाते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि एक फिल्म ऐसी ही तैयार की गई है जिसका नाम है कहे दिल जिगर, और इस फिल्म में हम देख रहे हैं कि अदाकारी भी बेहतरीन है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है और आज ये रिलीज होने जा रही है, तो बहुत जल्द ये सिनेमा की ज़ीनत बन रही है। इसके साथ साथ इसी पर बात करने के लिए आपको पहले तो ये बता दें कि इसमें मंशा पाशा साहिबा भी हैं और इसमें जुनैद खान भी हैं, तो फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग है। और एक बार फिर हम देख रहे हैं कोविड के बाद जो फिल्म्स हैं उसका आगाज होने जा रहा है और हो रही हैं और सिनेमाज अब एक बार फिर आबाद हो रहे हैं। तो इसी पर बात करने के लिए इनकी जो कास्ट है उन्होंने किया है अदाकारा रोमा माइकल साहिबा ने और कामरान बारी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे शो में आए। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मुबारक हो एक बहुत अच्छी फिल्म बनाने पर, और इंशाल्लाह हम दोनों की तरफ से एडवांस मुबारकबाद कामयाबी होने। अरे सबसे पहले हम फिल्म के प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ड्रग्स का जिक्र किया जा रहा है, इसमें रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, कुछ चार दोस्तों की कहानी है। फिल्म में क्या कुछ देखने को मिलेगा ऑडियंस? चार दोस्तों की कहानी है और उनकी जिंदगी का सफर है जो उनकी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होता है और उनकी प्रोफेशनल लाइफ तक जाता है। 2 एरा में शूट हुई है। हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह दोस्त एक दूसरे दोस्त को एक गलत रास्ते पे चलने से रोक सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म की जो टैगलाइन है वो ये है कि अक्सर हम दोस्ती खत्म होने के डर से दोस्ती तो बचा लेते हैं पर दोस्त खो देते हैं। तो बेसिकली दोस्त को बचाना है, दोस्ती नहीं बचाने की। ये यार मैं बोलूँगा तो नाराज हो जाएगा, या वो रोकना है, बचाना है, उसको खींच के लाना है अगर वो गलत रास्ते पे चल रहा है। ये यानी कि ये सपोर्ट सिस्टम है। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं रोमा से भी। रोमा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और सिर्फ मैंने आपके बारे में सुना था लेकिन आपको उतना ही और बल्कि उससे ज़्यादा खूबसूरत पाया। अब ये बताइए आपने इस फिल्म में अपने आप को, अपना किरदार के बारे में अपने फैंस को क्या बताएंगी कि मेरा कैरेक्टर क्या है और किससे रिलेट करता है? बेसिकली 4 फ्रेंड्स की स्टोरी है जैसे कि उन्होंने बताया, उनमें से एक फ्रेंड मैं हूँ। और अच्छा, यू आर ऑफ द 4 फ्रेंड्स। अच्छा, नाइस। और मेरा कैरेक्टर जो है वो जर्नलिस्ट का है। मैं नैना का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो जर्नलिस्ट अपने काम के साथ बहुत डेडिकेटेड है। और हमारे कॉलेज में हम सब में बहुत प्यार है, लेकिन फ्यूचर में जाके जब हम अपने गोल्स अचीव करते हैं तो हमारे बीच में थोड़े से इख्तिलाफात आते हैं, और वो कामरान की वजह से आते हैं क्योंकि वो ड्रग्स एडिक्ट हैं और मंशा और जुनैद मेरी बात नहीं सुन रहे उसके बारे में। वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ऐसे जो टैबू इश्यूज हैं कामरान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उन पर डिस्कशन करना हम बहुत अवॉइड भी करते हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है इस पर डिस्कशन करना, इस पर फिल्म बनाना। जैसे कि ड्रग्स का आप लोग जिक्र कर रहे हैं और हम देख रहे हैं आजकल नौजवान नस्ल में ड्रग्स बड़े आम होते जा रहे हैं, इस पर हम डिस्कशन भी कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में। तो आप लोगों की स्टोरी किस तरीके से ड्रग्स के इर्द गिर्द घूमती है? क्या इसमें कोई मैसेज भी है खासतौर पर ऑडियंस के लिए? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि से नो टू ड्रग्स। और ये सिर्फ एक नेशनल कॉज नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कॉज है। पूरी दुनिया में जो ड्रग्स से नुकसानात हो रहे हैं, तो हमने कोशिश की कि किसी तरह अपनी फिल्म से कंट्रीब्यूट करें अपनी सोसाइटी की तरफ, अपने मुल्क की तरफ, कि कुछ किसी तरह अगर कुछ माशरे में कुछ बेहतरी ला सकें। तो ये मकसद है कि अगर हमारी फिल्म देख के कोई एक बच्चा भी, एक इंसान भी ड्रग्स की लानत से निकल आया
तो ये हमारी सक्सेस है बस। यही मेरे जहन में सवाल आ रहा था, क्योंकि देखिए फिर ये तो इसका जॉनरा से ज्यादा इसका एज ग्रुप भी फिर सबके लिए, फिर माँ बाप के लिए भी है, फिर यूथ के लिए भी है, क्योंकि वो जब एक किसी ने, क्योंकि अमूमन हमने देखा कि काफी प्लेज हों या इस तरह की चीजें हों तो नजर आता है कि गया तो फिर वो फिर डाउनफॉल ही आ गया, फिर वो तबाही की तरफ, फिर वो डार्क प्लेस में चला गया फॉर दैट मैटर। इस मूवी में मुझे ये नजर आ रहा है कि उस डार्क प्लेस से जाने से रोका जाने का जो है वो एक मेरे एलिमेंट नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे इसमें यही दिखाया गया है कि शुरू में बेशक कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, बुराई में कशिश होती है, बट उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, तो उसको शुरू में ही रोक लेना चाहिए। हम अक्सर इंतज़ार करते हैं कि ढील देते हैं, हमें नहीं ढील देनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रग्स जो है ना, इट डजंट थ्रिल्स, इट किल्स। तो ये मैसेज क्लियर एंड लाउड है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं कुछ ट्रेलर में देख रहा हूँ, कुछ मीडिया एंकर्स का भी जिक्र है, तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ उसमें, तो जरा बताएं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, क्या वो मीडिया के एंकर्स की अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, क्या हुआ? देखिए बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं जानना बात यह है कि देखिए हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो हमने इसमें दिखाया है कि फील्ड कोई बुरी नहीं होती, इंसान की अपनी वो होती है कि वो अच्छा करे या बुरा। तो हमने दिखाया कि जर्नलिस्ट किस तरह एक गलत था एक, और फिर वो किस तरह उसमें बदलाव आया और उसने अपने जस्टिस किया, अपने जॉब से इंसाफ किया। इसी तरह एक पुलिस वाले ने किस तरह अपना हक अदा किया, अपनी ड्यूटी का, अपनी जिम्मेदारी का। तो ये एक इस तरह का गुड मैसेज है एंड में इवेंचुअली। लेकिन गुड मैसेज है, लेकिन दबे अल्फाज में मैं ये समझ रहा हूँ कि ये आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे खास तौर पर। मैं आपको नहीं कहना चाहता। अच्छा, वो तो शिकायत अपनी तरफ बाद में करेंगे, लेकिन एक चीज मेरे जहन में आ रही है कि कोविड का चैलेंज आया, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि आप लोग पहले ही इसको सारा बना चुके थे और फिल्म हो चुकी थी, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत हैं, सोशल चैलेंजेस बहुत हैं। कितना आसान था और कितना मुश्किल था इस फिल्म को कंप्लीट करना? बिल्कुल आसान नहीं था। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये फिल्म 23 मार्च 2020 को गवर्नर हाउस में लॉन्च हो रही थी। हमारी फिल्म रेडी थी जनवरी में, और उसके बाद ये मार्च ही में कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ और हम 2 साल के बाद इसको कर रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल इसमें जो प्रॉब्लम्स थी ना, जो चैलेंजेस थे, वो अनबिलीवेबल। प्लस ये फिल्म जो बनाई है, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ, तो ये फिल्म पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई, क्योंकि पैसा कमाने के लिए बहुत और इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छे रिटर्न्स ROI मिल सकता है। ये मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि किसी तरह एक अच्छा मैसेज अपनी कौम को, अपने माशरे को दिया जाए और अपनी ज़ात से कंट्रीब्यूट किया जाए टुवर्ड्स पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। रोमा, मेरे एक जहन में एक सवाल आ रहा है, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं यूथ को, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने उस एज ग्रुप को जिसको आप चाहती हैं कि उसको ये मैसेज मिले। रोमा के खुद की जिंदगी पर इस फिल्म को करने के बाद क्या असर है? ये मेरी डेब्यू फिल्म है और इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी डिले हो गया। मैं वेट कर रही थी, मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स की ऑफ़र हुई थी, लेकिन मैंने नहीं किए थे, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मैं अपनी इनपुट देखूं कि मैंने क्या किया और मेरा इसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है ऑडियंस की तरफ से और लोगों की तरफ से। तो और स्टोरी का इम्पैक्ट क्या हुआ आपकी पर्सनालिटी पर? स्टोरी का इम्पैक्ट मैं मूवी देखने के बाद आएगा वो थोड़ा सा। मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, मैंने सॉन्ग्स और ट्रेलर देखा। कोविड का हम जिक्र कर रहे थे, आप लोग भी कह रहे थे, कोविड में शूट करना बहुत मुश्किल होता है। आप वहाँ पर जो सेट्स हैं, वहाँ पर आपका सारा जो ज़ाहिर क्रू मेंबर्स हैं, आप लोग एक्टर्स हैं, बहुत सारा स्टाफ होता है जो काम कर रहा होता है, कितनी मुश्किलात आती हैं खासतौर पर जब से कोविड आ गया उसके बाद फिल्म शूट करने में। इसके साथ साथ एक ये सवाल भी है रोमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमारी फिल्म आ रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सिनेमास को एक बार फिर आबाद कर सकें, लेकिन आपको लगता है कि सिनेमास की तादाद अभी पाकिस्तान में कम है, इन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो फिल्म हैं ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा सके, ज़्यादा बिजनेस कर सकें? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, और सबसे पहले मैं लोगों को कहूँगी कि पाकिस्तानी मूवीज़ देखने सिनेमा ज़रूर जाया करें। ज़्यादातर लोग बॉलीवुड या हॉलीवुड प्रेफर करते हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ को कम देखते हैं। और सेम सवाल मैं कामरान आपसे करना चाहूंगी कि जिसमें आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक एक तो चुना, दूसरा जिस टाइम में चुना वो अल्लाह ने चुना, ऑब्वियसली मास्टर प्लान, आई बिलीव हर चीज अपनी टाइम पर अपनी जगह पे बैठना शुरू करती है। तो अब इस सवाल को आप किस नजरिए से देखिए? आपको मैं बताऊं कि विद टाइम जो है स्क्रीन बंद हो रही है, राइट, सिनेमाज बंद हो रहे हैं, उसकी जगह शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि सिनेमा पाकिस्तान की उस इंडस्ट्री में से जो सबसे ज्यादा कम उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। Very sad. इस सिचुएशन में एक फिल्म प्रोड्यूसर के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके फिल्म बनाना ये रिस्क नहीं है, ये एक सुसाइड है। दीवानगी कहिए। लेकिन दीवानगी अगर ये हो कि अगर मेरी फिल्म बनाने से मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकूं अपने मुल्क की तरफ,
मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए, तो यही मेरी जीत है ना। तो हमें हर जिंदगी में सब कुछ पैसा बनाना नहीं होता। अच्छा, थोड़ा सा चीट कर लेते हैं, थोड़ा सा टीजर तो दे दें, थोड़ा बता देंगे फिल्म में मतलब ऑडियंस को क्या मिलने जा रहा है। जुनैद मंशा लीड पे है, अतीका ओडो, साजिद हसन, जीनो अली, रोमा। So Junaid को देखो, Junaid is a very dear colleague of mine. Junaid, all the very best. Manशा पाशा, all the very best. और मेरे बड़े साजिद भाई और अतीका जी, आप लोगों को तो कमाल है। आप लोगों को क्या कह सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि ये फिल्म हिट होनी चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल शाहजेब का, टीजर कोई दे जिससे हम भागते दौड़ते जाएं। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, लेकिन थोड़ा सा बताएं टीजर क्या दूं, आप बताएं। मतलब अगर फर्ज करें, जैसे कि मैं समझती हूँ कि हम सबके घर में कोई ना कोई एक टीनेजर है, ठीक है, हमारे मोहल्ले में कोई टीनेजर है। बच्चे, तुम्हारे लिए वो एक मैसेज है, माँ बाप तुम्हारे लिए एक मैसेज है, दोस्त तुम्हारे लिए एक मैसेज है। अच्छा, अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इसमें मैसेज ये है कि 4 दोस्त हैं। इसमें मैसेज ये है कि दोस्ती जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे क्लोज रिश्ता होता है जब हम अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से कुछ नहीं शेयर करते, अपने दोस्तों से करते। Correct. इसमें ये एक मैसेज है कि अगर माँ बाप बच्चों को टाइम ना दे तो वो कितना ज्यादा उनसे दूर होकर अपने दोस्तों से करीब होते हैं। इसमें ये मैसेज है कि अगर वो दोस्त अच्छे ना हो तो उस बच्चे की जिंदगी खराब हो सकती है। तो ये पूरी निटेड है चारों तरफ से। इसमें सिर्फ मैसेज है यूथ, पेरेंट्स, दोस्त, भाई बहन, कि किस किस तरह हमने अपनी अपनी जगह कंट्रीब्यूट करना है अपने रिलेशंस को। अच्छा कामरान, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये ट्रेलर देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट लग रहा है, मुझे लग रहा है। और आपने माशाल्लाह इंडिया में भी काम किया है, वहां पर भी आप पड़ोसी मुल्क में भी काम कर चुके हैं। अजय देवगन के साथ आपने काम किया है कहीं तौर पर। आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो फिल्म है ये किस तरह का प्रोडक्ट होगा? और जब हम थोड़ा सा वैसे कंपैरिजन करना तो नहीं चाहिए, हमारी एक अपनी वैल्यू है, उनकी अपनी वैल्यू है, लेकिन वैसे आप क्या लगता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? अच्छा देखें, हमारे पास, आपको पता है हमारे ड्रामे किस लेवल पे हैं, यू नो, हम कम्पीट क्या करते हैं इंटरनेशनल। उसकी वजह यह है कि हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं जो कि उन सपोर्ट करते हैं उन ड्रामों को। फिल्मों में स्पॉन्सर्स नहीं है, इस वजह से लोग देखे ना, मेरे जैसे पागल बहुत कम है जो पैसे लगा के फिल्म बनाए और उनको पता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो आप ये देखें, ये स्पॉन्सर्स बहुत जरूरी है। मेरे 2 स्पॉन्सर्स फिल्म में आए जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। तो स्पॉन्सर्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं आते स्पॉन्सर्स, क्या वजह है? ROI, उसमें उनको फायदा नहीं है ना, सिनेमा स्क्रीन्स नहीं है। बुनियादी बात फिर वही जाती है कि सिनेमास बढ़ाने की जरूरत है। मिलके अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट करे तो हम हमारा सिनेमा हम रिवाइव कर सकते हैं। और ये मूवी जो है ना, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों से, आप जरूर देखिएगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमने क्यों नहीं किया प्रीमियर? हमने कितने पैसे, करोड़ों रुपए लगाए फिल्म के ऊपर, उसके बाद हम लोगों को बोलते हैं कि यार आप जो बोलते हैं प्लीज रिवाइवल ऑफ सिनेमा, तो प्लीज आप रिवाइवल के लिए ये करें कि आप 500 रुपए का टिकट खर्च करके जाएं और फिर अपने क्रिटिक्स दें, अपने व्यूज दें। प्लीज आप लोगों को जाना है। और वही वाली बात आपकी बात से निकलते हुए आ रही थी कि अगर हम, मैं बिल्कुल यही ज़हन में आया कि अगर हम शिकायत करते सिनेमाज नहीं है तो इसलिए नहीं है ना, बिकॉज जनाब डिमांड भी तो नहीं है, इसलिए सप्लाई कम होती जा रही है। आप डिमांड ज्यादा करेंगे और मेरी दुआ ये है कि आपका जो भी आउटफ्लो हुआ है, आपका इनफ्लो उसकी दीवारें और जड़ें तोड़ते हुए जो है वो आपकी तरफ आए। और सुना है कि आपने मेरे प्यारे पाकिस्तान, हमारे प्यारे पाकिस्तान को बहुत खूबसूरती से जो है वो कैद किया है तस्वीर में। देखेंगी तो फिर आपको इन सारी बातों प्यारी लग रही है। हमने नारान, सैफुल मुलूक, कागान हर जगह शूट किया है। एक्चुअल स्नोफॉल में शूट हुआ है, एक्चुअल, क्योंकि स्नोफॉल तो हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते। तो रोमा आप बताएं ना कि कौन कौन सी लोकेशंस थी वहां पे? जाहिर है जब स्नोफॉल हो, सर्दी हो, कितनी मुश्किलात थी, कितनी ठंड लगी आपको? बहुत ज्यादा ठंड थी। और हम लोग ड्राफ्टिंग एक सीन था, उसमें हम लोग गए थे और शूज वगैरह उतारे थे और बहुत ठंडा पानी था, हम सारे पानी में भीगे हुए थे, उसके बाद शिवरिंग कर रहे थे। अच्छा, एक बड़ा ट्रेंड है वैसे कि जहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है तो डायरेक्टर साहब देख लेते हैं कि बड़ी प्यारी सीनरी आ रही है, बहुत खूबसूरत ये जगह है, तो कहते हैं भाई साड़ी का डांस यहाँ पर होना चाहिए, सारी परफॉर्मेंस यहाँ पर होनी चाहिए। हमारे डायरेक्टर साहब सारी फिल्म देखते हैं, नहीं हमारा ऐसा सीन नहीं था। हमारे डायरेक्टर कहते थे कि जो सीन है उसमें नेचुरल लगना चाहिए, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है वैसे ही कपड़े होने चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो उस लिहाज से कपड़े पहनने हैं, ज्यादा ओवर नहीं हीरोइन बन के आ जाना, ज्यादा मेकअप नहीं करना, ज्यादा कपड़े फॉर्मल नहीं पहनने, मतलब नेचुरल होना चाहिए सारा। आप ये फिल्म देखेंगे तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ आपकी राय बदल जाएगी पाकिस्तानी फिल्म के बारे में, इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि हमारी राय बदले। तो आप वैसे जो साजिद हसन है, अतीका ओडो है, उनके किरदार क्या है? साजिद साहब इसमें एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहे हैं। और अतीका जी की बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं सारे आप लोगों से शेयर करूं कि इस फिल्म में वो डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स, और उनकी रिक्वेस्ट पे इस फिल्म का कैरेक्टर मेल से फीमेल हुआ था।
क्योंकि वो पहले ये एक मेल प्ले कर रहा था, बट उनका ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुम अगर इसको फीमेल ओरिएंटेड कर दो तो मैं करूंगी। बहुत अच्छा फ्लेवर ये साउंड कर रहा है। हम तो वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो मैंने कहा मैम अतिका जी ने कहा कि करते हैं, और यू नो शी परफॉर्म ब्रिलियंटली, तो बहुत आप लोगों को मजा आएगा। आपकी फिल्म में वुमेन एम्पावरमेंट भी दिख रही है, ड्रग जो है वो अब्यूज का भी नजर आ रहा है, तो ये जो CSR मुझे लग रहा है ये आप कर चुके हैं। बिल्कुल, ये सब हमने किया था, और उसके बाद हमने इस फिल्म की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपसे भी डिस्कस नहीं की, वो है म्यूजिक। इस फिल्म की एल्बम तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, और सर्च का बताएं क्या सर्च करना है सारे ताकि सारे कहे दिल जिधर है बस। और आप मुझे यकीन है अगर आप लोग म्यूजिक लवर्स हैं तो आप लोगों का कल आजकल मैसेज आएगा कि यार आई एम लविंग दिस सॉन्ग। इतनी कॉन्फिडेंस से जो कह रहे हो उसकी वजह, वहीं पर आपको म्यूजिक भी मिलेगा, वहाँ रोमांस भी मिलेगा, वहाँ पर कॉमेडी भी मिलेगी, वहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप लोगों ने ये फिल्म जरूर देखनी है, कोशिश करनी है। आज ये सिनेमा घरों की जीनत बनेगी, और जिस तरीके से हमारे सिनेमास का रिवाइवल हो रहा है, अच्छे प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्केल के प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं, तो हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं, पूरी कास्ट को बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं, ये फिल्म कामयाब रहे। आमीन 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 सो आमीन। रखिएगा अपना ख्याल, वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और जाते जाते सिर्फ ये 2 लफ्ज कहना चाहूंगी, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज्यादा साफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इस तरह सोच से ईमान बनता है। जरूर जाइए, हमारा वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, हम जा रहे हैं कहे जिगर देखने के लिए, और अगर आपने देखनी है मूवी तो जाना पड़ेगा सिनेमास को, अगर देखनी नहीं है आप जाएं और ये फिल्म लाजमी देखें। हाँ भाई, शिकायत ना कीजिएगा। ट्रेलर लग रहा है इसका। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू एवरीवन। शाहजेब और माई की तरफ से दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह पीर को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान का परवरदिगार हामी नासिर, अल्लाह हाफिज।